हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। जो हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की आखिरी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात करी थी कुषाण वंश के बारे में या कुषाण साम्राज्य के बारे में, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसके जो शुरुआती जो दो राजा थे, जो सम्राट थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो कि कुषाणों का तीसरा नहीं चौथा राजा है, मगर तीसरा सबसे शक्तिशाली राजा जिसको माना जाता है वो कनिष्क है। कनिष्क की गिनती अगर हम करते हैं प्राचीन भारत के अंदर तो सबसे ताकतवर राजाओं के अंदर होती है और सम्राट अशोक के बराबर कुछ स्थितियों में माना जाता है कनिष्क को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्क के बारे में। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि सबसे आखिर में जब हम आए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो हम आए थे विम कर्ण फिसीस के ऊपर। कर्ण फिसीस या कर्ण फसीस कुछ नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम है उनके, क्योंकि चाइनीज लोग थे, भारतीय नहीं थे वो, तो उनके नामों के अंदर हमें अलग अलग चेंजेस मिल सकती है। मगर हम जो खरोष्टी भाषा में पढ़ते हैं, प्राकृत भाषा में, तो हम कर्ण फसीस नाम पढ़ते हैं, हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो कनिष्क हैं ये तो हमने जान लिया, ये प्रतापी हैं, महत्वाकांक्षी हैं और बौद्ध धर्म का संरक्षण भी करा, इसलिए इनको अशोक के बराबर माना जाता है। जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है वो आता है इनके उत्तराधिकार में विवाद के बारे में, यानी कि उत्तराधिकारी किसके हैं ये। अगर हम देखें तो सीधा सा जब हम पढ़ने को जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि विम कन्फ्यूशियस के उत्तराधिकारी थे, मगर ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट उनके उत्तराधिकारी बन गए हो, उनके बाद राजा बने ये ताकतवर राजा। मगर इसके बीच में जो एक राजा आता है सोल्टर मैगस नाम से जाना जाता है, और विम दक्षम भी कहते हैं उनको। दक्षम लगा देते हैं, विम तो यहीं पर है, दक्षम इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो विम दक्षम एक राजा होते हैं जो कि विम कन्फ्यूशियस के बाद राजा बनते हैं कुषाणों के, और भारत पर राज करते हैं। मगर ये सिर्फ 5 साल तक ही शासन कर पाते हैं, फिर बाद में या तो मर जाते हैं, फिर इनकी हत्या होती है, जो भी होता है। मगर ये इनका राज नहीं रहता और ये हट गायब हो जाते हैं बिल्कुल यहाँ से। फिर जो हम देखते हैं राजा देखने को मिलेगा, जो उसकी एंट्री होती है वो है कनिष्क। कनिष्क के बारे में ये कहा जाता है ये विम दक्षम जो हैं उनके बाद राजा तो बने, इनको सोटर मैगस भी कहा जाता है विम दक्षम को कहीं ना कहीं पर, मतलब अलग अलग लेखे अलग अलग नाम मिल जाते हैं देखने को। तो जो कनिष्क हैं ये लघु कुषाणों के वंशज माने जाते हैं। अब लघु कुषाण कौन थे? जो इली नदी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब कुजुल कन्फ्यूशियस हैं जहाँ से वो आते हैं, तो जो नदी पड़ती है वहाँ वो रुक जाते हैं, और जो जगह है उसे कोथन कहा जाता है आज के वक्त में, तो वहाँ पर ये रुक जाते हैं। लघु जो कुषाण है दो वर्गों में बढ़ जाते हैं, एक होता है महान कुषाण, एक होता है लघु। लघु रह जाते हैं वहीं पर, महान जो होते हैं वो रहते हैं भारत में और राज करते हैं। तो जो कुषाण में कनिष्क है, ये माना जाता है कि लघु कुषाणों के वंशज में से है, मतलब जो लघु कुषाण हैं उनके औलादों में से हैं ये। और इनके पिता का नाम वजी विस का नाम था इनके पिता का नाम। मगर जो पिता थे ये बृहत्तर, यानी कि जो महान यूशी थे उनमें से थे। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मतलब पिता जो है वो महान यूशियों में से हैं और जो बेटा है वो लघु कुषाणों से जाते हैं, मतलब पिता का ही बस गए होंगे आकर लघु कुषाणों के अंदर, फिर वो बाकी रह गए। खैर जो भी हुआ हो, मगर यहाँ पर ये बात पक्की है कि तीसरे सबसे शक्तिशाली राजा थे कनिष्क कुषाणों के, और सबसे शक्तिशाली राजा थे वो कनिष्क ही थे। और यहाँ पर संरक्षण भी थे बौद्ध धर्म के, और मगर साथ में से अशोक थे जो दूसरे धर्म थे उनका संरक्षण भी उन्होंने करा। फिर जो दूसरा विवाद देखने को मिलता है वो है राज्याभिषेक के ऊपर विवाद है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये गद्दी पर कब बैठे कब राजा बने। तो डॉक्टर फ्लीट कहते हैं इस बारे में कि ये 58 ईसा पूर्व में बने थे राजा यहाँ के भारत के। मगर बहुत से जो राजा जो हम देखते हैं इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, ये मानते हैं कि ये बाद में बने राजा भारत के। इसमें मार्शल हैं और स्टेन कोवन कोनोव हैं, स्मिथ हैं। इन्होंने कहा कि 125 ईसा पूर्व से लेकर 140 ईसा पूर्व से के बीच में राजा बने, मतलब काफ़ी पहले ले गई, 50 साल 70-80 साल पीछे ले गई कि इससे पहले बने थे राजा। मगर जो मान्यता प्राप्त है वो इस वाले को है। डॉक्टर चौधरी ने काट दी इस बात को, गलत कह डाला। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फर्ग्यूसन, ओल्डून बर्गन, टॉमस बनर्जी, रैप्सन हैं, बहुत सारे राजा हैं जो विद्वान हैं। इनके अनुसार रामाशंकर त्रिपाठी भी इसमें शामिल थे। इन्होंने कहा कि 78 ईस्वी के अंदर राजा बने थे ये, मतलब गद्दी बैठे थे,
काफ़ी इन्होंने शासन करा, और यही जो है सबसे मान्यता प्राप्त इसी वाले को होती है। और हम इतिहास में अक्सर पढ़ेंगे तो हमें ये नॉर्मली देखने को मिल जाता है। 78 ईसा पूर्व में ही राजा बने, गद्दी पे बैठे और राज करा। मगर जब इन्होंने राज करना शुरू करा तो मथुरा वगैरह जो है, जो शुंग का इलाका था, जो शुंग राजा थे, वहाँ तक इनका साम्राज्य नहीं था। बाद में बनाया इन्होंने साम्राज्य को अपने। कश्मीर इनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, मालवा नहीं था, मालवा को उन्होंने जीता, ये सब इन्होंने शामिल करे अपने साम्राज्य के अंदर। ये इतिहास में देखने को मिल जाएगा। अब ये गद्दी पे बैठे, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है हमें शक संवत से। शक संवत जैसे कि हम देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर होता है, गैलीलियो कैलेंडर बोला जाता है इसको, मुसलमानों का कैलेंडर होता है, इसे हम हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। और ऐसे ही शक संवत भी कैलेंडर है जिसमें हम देखते हैं, जैसे कि हिजरी कैलेंडर है, हम समझते हैं उसका एग्जाम्पल से आसानी से। तो उसमें क्या होता है, उसमें देखने को मिलता है कि मुसलमानों में जो उनके नबी थे, आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत करी, वहाँ से वो ट्रांसफ़र उन्होंने शिफ्ट करा, तो जब वो शिफ्ट हुए तो उस टाइम से वो कैलेंडर शुरू हो जाता है। और शक संवत जो होता है वो इस तरह शुरू होता है जैसे कनिष्क गद्दी पे बैठे, गद्दी पे बैठे हुए राजा बन गए, जैसे शुरुआत हो जाती है उस कैलेंडर की। तो ये हम देखते हैं कि एक साक्ष्य मिल जाता है कि हाँ, ये 78 ईस्वी के अंदर राजा बने होंगे, इसलिए इसको हम मान्यता देते हैं इस वाले को। जो शक संवत है, भारत सरकार भी इसका इस्तेमाल करती है, और ये 22-21 मार्च को ये शुरुआत होता है चैत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इन्होंने जो शीर्षक लिए, शीर्षक भी हम देख रहे थे, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। शीर्षक उन्होंने कई सारे लिए, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर। तो शीर्षक में क्या है कि भाई राजा था, तो कई बड़े बड़े राजाओं ने अपने आप को दिखाया। जैसे कि हमने देखा विम कर्फिसीज है, वो कह रहा है महाधिराज राज, राजाओं के राजा, धर्म रक्षक। इसी तरह के शीर्षक इन्होंने भी लिए, मगर इन्होंने केसर का शीर्षक लिया खासकर। केसर मतलब भारत का मतलब निकलता है कि मिट्टी पे नाम रखा जाता है। यहाँ पर केसरी हिंद कहा गया, इसे अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल करा इस चीज़ को। अंग्रेज तो खैर नकल करने वाले लोग थे और अपने बस में उन्होंने, मतलब फिर भी तो यहाँ पे भी वही चीज़ रही कि केसर इन्होंने इस्तेमाल करा अपने सीजर के नाम पर, और सीजर जो थे वो रोम के राजा थे, उनके नाम पे इन्होंने इस्तेमाल करा। ऐसी इन्होंने मतलब इन्होंने इस तरह की उपाधियाँ ग्रहण करी, महाधिराज, राजाओं के राजा, धर्म रक्षक, धर्म के और दुनिया के भगवान, इस तरह की उन्होंने धारणाएं जो उपाधियाँ थी उसका इस्तेमाल करा। और जो शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी इनकी? शपत्र शत्रप शासन प्रणाली, जिसमें यह था जैसे कि हमने देखे मुगल शासन की प्रणाली क्या थी। एक सेंटर में राजा भेजा, मतलब केंद्र में एक राजा बैठा हुआ है, ये हम मान लेते हैं एक राज्य है बहुत बड़ा, और जो राजा है वो यहाँ पर बैठ के राजधानी शासन कर रहा है। अब यहाँ पर इधर बहुत सारी उसकी प्रांतें हैं, तो इसी तरह से इनका राज्य बटा हुआ था। जो राजा सम्राट था वो कनिष्क यहाँ बैठता था, कहाँ पर? मथुरा। फिर आगे जो हम देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे देखने का मिलेगा हमें इनके विजय अभियानों के बारे में। जो विजय अभियान है, इसी से हम अंदाज़ा लगा लेंगे इनके साम्राज्य के फैलाव के बारे में। तो विजय अभियान जो देखने को मिलेगा, पहला हमें इनकी जो राजधानी थी वो पेशावर थी, इसको ये पुरुषपुर कहते थे बाद में पहले, और काफ़ी टाइम तक वही रही। और यहीं पर इन्होंने एक सूर्य मंदिर था, उसका भी निर्माण करवाया, और वो प्रतीक था इनके धार्मिक सहिष्णुता का, मतलब दूसरे धर्म के प्रति इनकी अहिंसात्मक नीति। मतलब धर्म तो इनका जो था वो हीनयान था, खासकर बौद्ध धर्म में, मगर समर्थन उन्होंने फिर भी करा, मतलब इज्जत दी। तो दूसरी राजधानी बनी, वो बनी मथुरा। मथुरा को इसने बनाया क्योंकि एक सेंटर था इंडिया में, ताकत का, शक्ति का केंद्र हुआ करता, तो वहीं से आसानी से शासन करते थे अपना, इसलिए मथुरा को बनाया। और मथुरा से ही इनकी एक मूर्ति बनी है जिसमें एक इंसान को बैठा हुआ दिखाया गया है, मतलब एक कुर्सी पे बैठा है, राजा की गद्दी पे बैठा हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभियान पेशावर से ही पहुँचे मथुरा, कब्जा करके आगे मतलब बढ़ गई है, और कश्मीर को फिर कैप्चर करा, मतलब कश्मीर पर उन्होंने कब्जा करा, और यहाँ पर कनिष्कपुर नाम से नगरी बसाई अपनी। और जो आज के वक्त में हम देखते हैं कि छोटा इलाका बन चुका होता है, जैसे कि हमने देखा
मुगलों के टाइम में जो आगरा था वो शहर था बहुत बड़ा, आज के टाइम में सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर रह चुका है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेंगी, हमें खासकर आम सी बात हो जाती है यहाँ पर। और फिर आगे हम देखते हैं कि जो सिल्क रूट है, यानी कि सिल्क मार्ग जिसको कहा जाता है, इस पर नियंत्रण करा। इस पर नियंत्रण करना ज़रूरी इसलिए था कि यहाँ से जो कर था, जो टैक्स था, वो बहुत ज़्यादा मिल सकता था, कि रोम के अंदर सिल्क की, यानी कि रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी और चाइना में रेशम उगता था। और जो बचा हुआ रीजन रास्ता था वहाँ पर, वहाँ पर्थियन और जो कुषाण थे, वहाँ दोनों चाहते थे कि हम शासन करें और हमारा नियंत्रण वहाँ पर हो। अब जो ये नियंत्रण के बीच की लड़ाई थी सबसे पहले शुरू होती है कि इनके बीच, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी जो पर्थियन हैं और कुषाण हैं, इनके बीच लड़ाई होती है जिसमें कुषाण जीत जाते हैं और पर्थियन जो होते हैं, ये वन जो होते हैं, वो हार जाते हैं। फिर दूसरी लड़ाई होती है चीनी और कुषाणों के बीच में, जिसमें पहले लड़ाई के अंदर चाउ जो होते हैं वो जीत जाते हैं और कनिष्क यहाँ पर हार जाता है। मगर जो दूसरी लड़ाई जो होती है उसमें कनिष्क जीत जाते हैं और जो राजा वहाँ का होता है वो हार जाता है। अब जो लड़ाई होती है इसके पीछे कहानी ये भी है, कनिष्क इनकी बहन जो बीवी थी, वो सॉरी जो बेटी थी इनकी, उसको पसंद करता था, शादी करना चाहते थे, उन्होंने प्रस्ताव वगैरह भेजा था, इन्होंने ठुकरा दिया। अब कनिष्क में बिल्कुल जोश आ गया कि भाई बदला लेकर रहूँगा, इंतकाम लूँगा मैं पूरा। तो लड़ाई लड़ता है मगर वो बेचारा हार जाता है यहाँ पर। और जो दूसरा जो इंतकाम लेता है वो जीत जाता है और शादी भी करता है। फिर वो मतलब उनकी जो माफ़ी जो होती है इसमें कुछ नजराना वाला लिया जाता है, वो लेते हैं ये, और शादी हो जाती है फिर इनकी बेटी से। ठीक है, ये विजय अभियान हो गया। तो पता चल जाता है हमें कहाँ तक इनका जो साम्राज्य था वो पर्थिया तक था इनका साम्राज्य यहाँ पर। और मालवा, भारत के अंदर मालवा से लेकर मथुरा से आगे भी जाते हैं। फिर ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र पे भी ये कब्जा करते हैं। जो पाटलिपुत्र पे भी इनका नियंत्रण रहता है और उसको मतलब बर्बादी करते हैं, ज़्यादा कुछ खास करते नहीं उसके अंदर ये। तो साम्राज्य काफ़ी बड़ा जाता है इनका, पर्थिया से लेकर पाटलिपुत्र, और भारत में दक्षिण से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर से आगे हम देखते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया का रीजन है वहाँ तक इनका जो कंट्रोल होता है, वहाँ तक देखने को मिल जाता है। कि पहले में अपने देख लिया था हमने। फिर दूसरा जो इनका जो हम देखते हैं इज्जत मिलती है वो खासकर इनको मिलती है बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जैसे कि अशोक ने करा था, इसीलिए इनको दूसरा अशोक कहा जाता है। ताकतवर भी थे और धर्म का संरक्षण भी करा बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के जो ये हीन महायान है उसको ये मानते थे, मतलब बौद्ध थे, बौद्ध में हीनयान महायान को माना करते थे ये। और जो चौथी बौद्ध धर्म की संगति थी, हर 100 साल संगति हुआ करती थी, जो कि इनसे पहले जो राजा था, फिर से पहले अशोक था, उनके समय में राजीव जो ये संगीतें थी उस समय हुई थी है। फिर जो सबसे जो आखिरी हुई बौद्ध धर्म की वो इनके समय में ही हुई, और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस समिति का जो अध्यक्ष बने वासुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। और बाकी जो कहानी बताता हूँ मैं आपको ये क्या हुआ इसके अंदर। इसमें संगतियों में हुआ ये करता था कि जो संगति हुई, जो बौद्ध धर्म के अंदर खराबियाँ आ गई या कुछ डिस्कशन करना है, मशवरा करना है, उस चीज़ को वो करते थे हर 100 साल के अंदर करीबन लगभग होता था इस टाइम। तो जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान महायान में बढ़ चुका था पहले ही। जो संगति आयोजित कही थी महायानियों ने इसके अंदर। तो महायानियों ने और जो थे इन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल करा, तो हीनयान इसके खिलाफ थे, क्योंकि चाहते थे जो बाद में बुद्ध की भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर जो हीनयान थे उनके अंदर वो खुद एक संप्रदाय थे बौद्ध धर्म का, और उनके खुद के अंदर 100 संप्रदाय हो चुके थे, मतलब 16 से उनके अपने हो चुके थे। उनके जो बीच वाद विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। और जो महायान है, हीनयान है, वो एक दूसरे का कट्टा दुश्मन बन गए और बिल्कुल अलग अलग हो गए। रहे तो बौद्ध मगर अलग अलग हो गए, इसके अंदर यही हुआ। फिर एक चीज़ इसके अंदर हमें और देखने को मिली, जो बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक थी, जो किताब हुआ करती थी, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 किताबें थी बौद्ध धर्म के जो खास ग्रंथ होते हैं, उन पे टीकाएँ लिखी गई। और जो वाद विवाद हुआ उसको भाष्य विभाषा शास्त्र के अंदर लिख दिया गया। ये इन्होंने अपने आप खर्चा करा। मतलब हम ये देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म होता है उसके ऊपर अक्सर लोग हमला करते हैं। जो राजा होता है इतिहास में देखने को मिलता है कि या फिर आजा हो, आगे हो, पीछे हो, अभी भी देखने को मिल सकता है हमें ये। जो राजा होता है, जो रूल कर रहा होता है, तो वो देखता है कि धर्म के ऊपर हमला करता है, जो कमज़ोर हो या कुछ संगठन कुछ चीज़ चल रही है तो उस पर हमला किया जाता है हमेशा।
क्योंकि वो जो सेंटर होता है या फिर वो केंद्र होता है लोगों के ताकत का। लोग अब जब धर्म पे हमले तो लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम बदला लेने के लिए उतर आते हैं वहाँ पर। तो इसमें ताकत की जरूरत पड़ती थी एक आयोजन करने के लिए, इसलिए राजा इसको आयोजित करते थे खुद। अभी जैसे मतलब पैसा दिया करते थे और सेना वाला लगाया करते थे। इसलिए सबसे आखिरी संगति जो हुई थी वो कनिष्क के टाइम में हुई, फिर इसके बाद संगतियाँ नहीं हुई, मतलब मिलजुल की नहीं हुई। बाकी तो अब भी होती होंगी छोटी मोटी ये चीज़ें हुई। फिर बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने क्या क्या करा, जो संरक्षण कहाँ गया, बौद्ध विहार बनाए, चैत्य बनाए, स्तूप बनाए। स्तूप बनाया गया, इन्होंने एक स्तूप बनाया था पेशावर के अंदर, इसको पुरुषपुर कहते हैं, और वहीं पर एक सूर्य मंदिर बनवाया था इन्होंने। इनके प्रयास होते बौद्ध धर्म तिब्बत, चीन, जापान, मध्य एशिया में फैल जाता है, आगे तक फैलता है काफ़ी। और जो इनकी नीति थी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, पता था कहाँ चलती है हमें, सिक्कों से। सिक्कों में क्या दिखाने को मिलता है हमें कि सिक्कों पे यूनानी, ईरानी, हिंदू देवी देवता मिलते हैं, जिसमें कि हेराक्लीस हैं, सूर्य जीव हैं और अग्रिम चित्र हैं। एक चीज़ हमें और मिलती है, कहाँ से मिलेगी हमें, जो मूर्तियाँ बनी इनके समय के अंदर। अफगानिस्तान में मूर्तियाँ हुआ करती थी और जो तालिबान थे उन्होंने उड़ा दी बहुत सारी मूर्तियाँ। तो जो मूर्तियाँ थी वो इनके समय के अंदर ही बनाई गई थी बहुत सारी, भगवान बुद्ध की। तो जो भगवान बुद्ध का रूप दिखाया गया उसके अंदर, उसको दिखाया गया यूनानी देवताओं के तौर पर। जो उनके पहनावा था, स्टाइल था, सारा वो उसका अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो दूसरे धर्म थे उनकी भी इज्जत करते थे, धार्मिक सहिष्णुता थी इनके अंदर। मुल्तान में दुनिया भारत का पहला सूर्य मंदिर की स्थापना भी इन्होंने खुद ही कराई थी। फिर इनके समय के अंदर जो विद्वान हुए, विद्वानों को क्या था कि पाटलिपुत्र में विद्वान थे, वहाँ से इन्होंने शासन कराया था। इसमें खासकर अश्वघोष और अर्जुन हुआ करते थे, मगर ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जो विद्वान है वो जान लेते हैं इनके बारे में। पहला आता है नागार्जुन। नागार्जुन कौन है, इन दार्शनिक और वैज्ञानिक हैं, इनकी तुलना हम मार्टिन से करते हैं। इनका जो ग्रंथ है माध्यमिक सूत्र में सापेक्षक के सिद्धांत के बारे में इन्होंने लिखा है। और अगला जो है वो है अश्वघोष। अश्वघोष जो उपाध्यक्षक रहे किसके, चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी उसके अंदर, और इन्होंने साहित्य लिखा बुद्ध चरित्र व बुद्ध रंग कलार, ये परिषद की जो रचनाएं हैं ये हैं। फिर आते हैं वासुमित्र, यह अध्यक्ष थे, और इन्हें जो ग्रंथ है महाविभाष्य, जैसे कि हमें देखा था कि छात्र लिखे गए थे, उसके अंदर जो डिबेट हुआ था उस पर महाविभाष्य से ही लिखा गया। और ये टीका है, मतलब जो बौद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध हैं उनको जो जीवन हुआ उसको टीका कहते हैं। ज़्यादा कथाएं होती हैं उन पे लिखी किताब है, और इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। फिर आते हैं चरक, आयुर्वेद के आचार्य, कनिष्क के राजवैद्य है। फिर आते हैं अभी जो आते हैं विश्क, इनके ये उत्तराधिकारी हैं, और आखिरी मतलब ताकतवर राजा भी होते हैं, ये उनके उत्तराधिकारी में आते हैं। इन्होंने कश्मीर में हुविशपुर को राजधानी बनाई, अपनी स्थापना करी। और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है राज तरंग कड़ी से मिलती है। अब यहाँ पर जो सिक्के मिले, इससे हमें पता चलता है इनके बारे में कि शिव, स्कंद, विष्णु, इनकी मूर्तियाँ मतलब छपी हुई थी। तो ये धार्मिक सहिष्णुता दिखती है इनकी। रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ कौन, जो ये राजा अभी हमें देखा है हुविश्क, इनको हराया गया। और यहीं पे जो शासन देखते हैं मालवा के हाथ में चला जाता है, जो मालवा है वो शोर के हाथ पहुँच जाता है, और फिर तक सिस्टम खत्म हो जाता है इनका। अब एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं अक्सर, हमें देखा कि प्रबंध कैसा था, शासन प्रबंध कैसा था इनका। छत्रप प्रणाली, छत्रप प्रणाली मतलब एक राज्य है बड़ा सा, राजा यहाँ बैठा है राजधानी में, प्रांत अलग अलग हैं, गवर्नर बैठा डाले यहाँ पर, राज्यपाल या गवर्नर या फिर सामंत वो राज कर रहे हैं यहाँ पर, और जो कर वगैरह है राज्यों को भेज डालते हैं, मतलब अधीनस्थ राजा, जो सामंतवादी प्रणाली कहा जाता है। इसकी जानकारी मिलती है हमें सारनाथ के अभिलेख से, क्योंकि वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ क्षत्रप, खरपालन और शैपलान पर नाम के जो राजा थे, कि मतलब एक तरह से हम देखते हैं सामंत थे इनके। तो बताया गया कि सामंत हैं कि इनके जो कनिष्क हैं उनके, इसमें पता चल जाता है कि हाँ ये सामंतवादी प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। फिर उत्तर पश्चिम में लल्ला और लियाओ इनके राजपाल थे। और कहाँ से मिलती जानकारी इस बारे में हमें, सोवियत पुरातत्व ने अभी कुछ टाइम पहले बताते हैं कि शोध कार्य करे थे जो वहाँ पे जगहें हैं उस जगह की, तो पता चलता है कि साम्राज्य का आगे तक फैला हुआ था, तो उसे जानकारी मिल जाती है। ये तो हमने देखा था कि राजधानी पुरुषपुर है। फिर कनिष्क की मृत्यु कैसे हुई, यहाँ पे बात आती है कनिष्क कैसे मरे।
और उनका तैयारी को जो बना, जो हुई था वो कैसे बना। कनिष्क की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जो इनके दंत कथाएं सेनापति थे उन्होंने शरण करा था, उनको मार दिया था। वजह इसके पीछे ये थी कि कनिष्क के युद्ध अभियान बहुत ज़्यादा हो चुके थे, हर जगह युद्ध करना और साम्राज्य को फैलाते रहना। इससे क्या था कि शरीर जो सैनिक थे वो परेशान थे, लगातार युद्ध से वो परेशान हो चुके, थक चुके थे। तो उन्होंने अपने ही जो सम्राट थी उसकी हत्या कर दी थी और वैसा जो कनिष्क है उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी जो कनिष्क तक की बात थी वो ख़त्म हो जाती है और ये पहली दूसरी वीडियो कंप्लीट होती है। तीसरी वीडियो भी इसके बारे में लाऊंगा मैं, जिसमें हम गांधार कला है और मथुरा कला है, उन दोनों चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि वो कनिष्क के समय के ही अंदर कलाएँ, जो चित्रकला है या फिर मूर्ति कला है, वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।